हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10th की साइंस की आज के क्लास में हम मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कौन कौन से प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने दो प्रकार के प्रयोग किए थे, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण, और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि केवल एक ही कैरेक्टर को लेकर उन्होंने मटर के पौधों में संकरण कराया था, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में मटर के पौधे का दो गुण लिया था। ठीक है, दो कैरेक्टर लेकर उन्होंने संकरण कराया था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड नाम से ही क्लियर है ना कि एक ही कैरेक्टर के साथ जब उन्होंने संकरण कराया था तो उसे कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसी प्रकार से जब दो कैरेक्टर को लेकर जब संकरण कराया तो उसे कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग में पहला प्रयोग हम देख लेते हैं, एक संकर संकरण। तो ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, लक्षण एक हो लेकिन उसके रूप दो हों। जैसे कि इस प्रयोग के लिए मेंडल ने एक लक्षण लिया लंबाई का, जिसके दो विपर्यासी लक्षण थे, लंबापन और बौनापन। जैसा अभी आप लोगों ने चार्ट देखा था विपर्यासी लक्षणों का, है ना। मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, तो जिसमें लंबाई वाला जो लक्षण था उसके दो विपर्यासी लक्षण थे, लंबापन जो कि प्रभावी था और बौनापन जो कि अप्रभावित था, है ना। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो मेंडल ने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया था। ठीक है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया, और इन दोनों के बीच में संकरण कराया, क्रॉस कराया, है ना। जिसे क्या कहा, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधे को जो लिया था उन्होंने इसे कहा जनक पीढ़ी। ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से शो कर सकते हैं, शुद्ध बौने को स्मॉल टी से। तो जब इनमें इन्होंने संकरण कराया, अब आइए देखते हैं हम इसका क्रॉस कराते हैं। जब एक कैपिटल टी यहाँ लिखा, एक स्मॉल टी, है ना, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी पौधे प्राप्त हुए थे वो क्या थे, लंबे थे लेकिन संकर थे, है ना, लंबे संकर। संकर क्यों, क्योंकि इन पौधों में दोनों कैरेक्टर थे, यानी कि लंबापन भी था और बौनापन, दोनों के जीन्स इसमें थे, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या था, लंबापन था। प्रभावी लक्षण क्या था, लंबापन था। ठीक है, दोनों जीन्स हैं, नेक्स्ट पीढ़ी में जो संतानीय पीढ़ी है उसमें दोनों जीन्स हैं, लंबापन और बौनेपन में दोनों जीन्स हैं, लेकिन लक्षण कौन सा दिखाई दिया, लंबापन वाला। ये क्या है, F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक है, तो जो लंबेपन और जो इस प्रकार के जो बौनेपन वाले कैरेक्टर मतलब कि जीन्स वाले जो पौधे प्राप्त हुए, इसमें मेंडल ने स्वपरागण होने दिया। ठीक है, जब मेंडल ने क्या कराया, इनमें स्वपरागण। तो देखते हैं क्या होता है। तो इससे हम एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं। से पुन्नेट नामक साइंटिस्ट ने इस चेकर बोर्ड की रचना की थी, मतलब की खोज की थी, इसलिए इसे बोलते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, पुन्नेट चेकर बोर्ड। तो इसमें जो नर युग्मक थे वो भी क्या थे, संकर थे, और मादा युग्मक थे ये भी क्या थी, संकर ही थी।
ठीक है। तो जब इसका क्रॉस होगा तो दोनों क्या होंगे, लंबे कैरेक्टर आएंगे। ठीक, फिर इसका जब इसके साथ संकरण कराया जाएगा इस कैरेक्टर के साथ, तो एक लंबापन आएगा और एक बौनापन आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बौना कैरेक्टर एक लंबा कैरेक्टर है, तो एक लंबा कैरेक्टर एक बौना कैरेक्टर आया। और इस प्रकार से यहाँ भी दोनों बौने कैरेक्टर हैं, तो दोनों बौने कैरेक्टर आ गए इसमें। ठीक है। तो इसमें देखिए, जब परागण कराया गया तो इसमें 3 प्रकार के कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, और 2 क्या हुए, 2 लंबे संकरित पौधे प्राप्त हुए। ठीक है। यानी कि ये कौन सी पीढ़ी थी, ये F2 पीढ़ी थी। F2 पीढ़ी यानी द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी है ना। द्वितीय संतानीय पीढ़ी में कैरेक्टर क्या हुए, कैरेक्टर 3:1 में प्राप्त हुए थे हमें ना। एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, दो कैसे संकर लंबे प्राप्त हुए, और एक क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, है ना। देखिए, शुद्ध लंबा और ये कैसा था, संकर लंबा था, और ये कैसा है, शुद्ध बौना। ठीक। तो यानी कि अगर हम लंबाई के बेस पे देखें, इनका फिनोटाइप रेशियो देखिए, तो फिनोटाइप रेशियो इनका मिला था 3:1। फिनोटाइप यानी कि जो कि बाहरी कैरेक्टर होता है, जो बाहरी रूप से देखकर हमें जो किसी जीव जाति का कैरेक्टर समझ में आता है, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप रेशियो, जो आंतरिक जब जीन का अध्ययन करते हैं तो जीन के आधार पर जो रेशियो प्राप्त होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप रेशियो, है ना। तो फिनोटाइप रेशियो इनका कितना था, 3:1, यानी कि 3 लंबा 1 बौना प्राप्त हुआ। जब ऐसे देखा जाए तो क्या था, 3 लंबे थे और 1 बौना था। एक पौधा कैसा था, बौना। लेकिन जब हम जीनोटाइप रेशियो देखते हैं इसका, तो जीनोटाइप रेशियो हमें 1:2:1 के रेशियो में प्राप्त होता है, 1:2:1, यानी कि एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे, एक शुद्ध बौना। ठीक। शुद्ध लंबा पौधा 1 प्राप्त हुआ, 2 थे संकर लंबे पौधे, और एक था शुद्ध बौना। तो F2 पीढ़ी का अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1। ठीक है। F2 का अनुपात है ये। ठीक। तो यहाँ पे तो हमने एक ही कैरेक्टर का अध्ययन किया है ना, यानी कि मटर के पौधे के लंबेपन का ही अध्ययन किया है। लेकिन मेंडल ने इसी प्रकार से जो 6 अन्य कैरेक्टर थे उन सभी का उन्होंने अध्ययन किया था। तो 6 में इसी प्रकार से ही रेशियो प्राप्त हुआ था। प्रथम पीढ़ी में भी और द्वितीय पीढ़ी में इसी प्रकार से प्राप्त होता गया था। तो अभी हमने देखा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या लिया था, एक लक्ष्य लिया था लंबाई का, जिसमें 2 कैरेक्टर थे, विपर्यासी कैरेक्टर और भी थे, लंबापन और बौनापन। तो मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे के लिए लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का चयन किया था, जिसे पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी कहा था। शुद्ध लंबे के लिए इन्होंने क्या लिया था, कैपिटल T का प्रयोग किया, और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल t का। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ संकरित किया, जिससे कि प्राप्त सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, है ना, लेकिन संकर थे, जिन्हें की प्रथम संतानी पीढ़ी कहा। ठीक। नेक्स्ट है, F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया गया था तो द्वितीय संतानी पीढ़ी जो F2 थी उसमें क्या थे, 3 लंबे और 1 बौने पौधे का अनुपात प्राप्त हुआ था, यानी कि 3:1 का रेशियो जो है हमें प्राप्त हुआ था F2 पीढ़ी में, है ना, अभी हमने समझा है। फिर है, इस प्रकार से उनके बीच का अनुपात जो प्राप्त हुआ था 1:2:1, यानी कि उसका जो जीनोटाइप रेशियो था वो क्या था, 1:2:1 प्राप्त हुआ था, है ना। तो मेंडल ने कहा कि F2 पीढ़ी में दोनों कारक आ जाते हैं, यानी कि दोनों जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, दोनों फैक्टर वो प्रदर्शित हो जाते हैं, किंतु उनमें केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है। और जर्मप्लाज्म में दोनों कारक अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो युग्मक यानी कि जाइगोट की फॉर्म में आते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो दो विपरीत लक्षणों के इस प्रकार से एक दूसरे से अलग होने की क्रिया को मेंडल ने क्या कहा था, पृथक्करण का नियम कहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगला जो प्रयोग है मेंडल का। ओके, थैंक यू।